अन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी। शादी में क्या खाना बना है, बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा, पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता, क्यों भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है? तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई, यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी, आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया, तब हमारा क्या होगा? ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोड़ मुझे, पिताजी, मुझे बचाइए।
अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहां पहुंचता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। एक एक करके करो। अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म, कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है। जी मम्मी जी, ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है, जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहाँ आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या? एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर, हैं? सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है, हैं? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिया की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है, पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टोवेल से पोंछकर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिया की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर, सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है? मैं ये सब सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अर पर करती रहती हो, हैं? सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं? अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे। पर अंजलि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहां आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है। इन्हें सच बताऊं या नहीं? पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी।
यहाँ और कौन ड्रामा करेगा? अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या? अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकती हूँ, मेरे जी का जंजाल। अरे बातें कम काम ज्यादा है। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है, मम्मी जी सुनिए जरा इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है। अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी जैसे आप कहती हैं ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना। इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप। चारण बहू कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा, और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था।
अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब, कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि यह संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां आ गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आंख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ ससु माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे
वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। सासू माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मन ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखे और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को ले आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहां से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती। सौदा। अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद होता है, लेकिन दोनों के बीच हैसियत की दीवार खड़ी होती है। और फिर कहीं नौकरी कर लो ना, क्या हमेशा ये लोहे की सलाखों के पीछे भागते रहते हो? कितनी मेहनत करते हो। शिल्पी, नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, ऐसे किससे करवा देंगे? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, बस। मुकेश उस बेचारी को समझाता भी तो क्या। दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर थी शिल्पी। भले ही बड़े बाप की बेटी, लेकिन सादगी इतनी कि क्या कहना। बेटा शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी माँ को समझा दिया है,
घर के सारे नौकर चाकर को वो समझा देगी कि स्वागत कैसे करना है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं तो मुकेश से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैंने आपको बताया था ना। मुकेश किसका बेटा है? वो स्टील किंग सिंघानिया का या वो जो बड़े ज्वेलरी वाले हैं मेहता उनका? नहीं नहीं पापा, वो अपना ही काम करता है लेकिन एस्टेब्लिश नहीं है अभी। पापा वो आपके पास तब आएगा जब कुछ बन जाएगा। आप प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। पिता को शिल्पी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ नहीं कहते और शिल्पी की माँ के पास जाते हैं। ये संस्कार देकर बड़ा किया तुमने शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूं? कौन है ये मुकेश? मैं जानती हूँ, बड़ा ही होनहार लड़का है, शिल्पी से बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूं? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूं तो मैं शादी कर दूं? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना, क्योंकि जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? लाख मना करने पर भी शिल्पी को उस लड़के से मिलवाया जाता है जो उसके पिता ने उसके लिए देखा था। देखिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, क्योंकि मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन शादी तो हम दोनों को ही करनी होगी, जानती हो ना, ये बिजनेस और ये सारा कुछ। शिल्पी को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो लड़का भी किसी और से प्यार करता है। पिताजी, वो भी कह रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। हाँ तो करने दो ना, हमने तो नहीं रोका। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर कर गया है वो। लेकिन क्यों? अरे वो और मैं दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते, फिर शादी क्यों कर ले? पापा, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर आप मुकेश से मिल ले। पिता शिल्पी के कहने पर फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, लेकिन मुकेश को घर बुला लेते हैं। देखो ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, ये बताओ कि शादी के बाद कहाँ रखोगे उसे? 2 कमरे के मकान में? नहीं सर, मैंने 2 साल के बाद का सारा प्लान कर लिया है। मैंने आयरन इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मेरी खुद की जगह है दादाजी की, बस थोड़ा फंड का अरेंजमेंट हो जाता तो काम शुरू कर देता। अच्छा, मतलब तुम यहाँ फंड रेज करने आए हो? मुकेश समझ जाता है कि उसके पिता शिल्पी की शादी उससे कराने के मूड में नहीं है। फंड आप कभी दे भी नहीं पाएंगे मुझे तो सिर्फ शिल्पी चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो तो हर पति का धर्म होता है, वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं वो उसे खुशी रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं। अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो, मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नतें करता है लेकिन वो नहीं मानते। शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से हो जाती है। शादी के बाद क्या हम लोग मेरी माँ के घर चले? मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रहे हैं? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स है। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना। शिल्पी पिता के घर जाती है और माता पिता को सारी बात बता देती है। इतना गंदा इंसान निकलेगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में? और तो क्या हो गया, शुरू शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी? उन लोगों से रिश्ता बनाकर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा, अब समझ में आया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आपने मुझे सामान की तरह इस्तेमाल किया। माँ शिल्पी को बहुत रोकती है, लेकिन वो एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद शिल्पी, मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी।
मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना वो नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ तलाक के पेपर में साइन करके। लेकिन एक शर्त है, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन खुद संभालती है। लेकिन एक दिन, शिल्पी जी, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के कमरे में जाती है, जहां सामने मुकेश होता है। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत बड़े आदमी बन गए। थैंक्स, पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शिल्पी होगी। तभी वहां शिल्पी के पिता आ जाते हैं। शिल्पी, तुम्हारे बारे में माँ से पता चला। घर चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी कंपनी की डील अगर हमें नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे अब तुम चाहो तो शिल्पी की शादी मैं तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस करिए पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने? जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।